सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 11 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हाल ही में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में आई त्रुटियों को लेकर अ, नेता विपक्ष ने सवाल उठाए थे, उसको लेकर जवाब जो चुनाव आयोग का आया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों के नामों को कोई अलग सूची तैयार करना, सूची साझा करना, किसी कारण से किसी व्यक्ति को भी मसौदे सूची में शामिल नहीं करने के कारणों को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया, ये समय बिहार में चल रहे एक पूरी वोटिंग ड्राइव को लेकर था जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू करी थी नए सिरे से मतदाताओं को जानने के लिए। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची जारी करने के कुछ दिनों बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। इसमें उन्होंने वैधानिक व्यवस्था का हवाला देकर कारणों को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं बताया। अब इसको देखते हैं आने वाले समय में संसद में कैसे डील करा जाता है, मगर फिलहाल यही जवाब आया है। अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं हमारे संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है बेखौफ अपराधी, फ्रीडम का हट और ग्रामीण विकास को गति देती पंचायतें। हम बात करेंगे ट्रम्प अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ युद्ध को लेकर, जो कि एक तरीके से अमेरिका द्वारा शुरू करा गया है। विश्व की कई देशों को अतिरिक्त शुल्क लगा के व्यापार करने में अपनी शर्तों को थोपने का प्रयास करा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% शुल्क लगाने का फैसला द्विपक्षीय कारोबार में संतुलन बनाने के बजाय भू राजनीतिक दृष्टि से दबाव बनाने की रणनीति से प्रेरित है। पहले अमेरिका ने ये तर्क देकर 25% शुल्क लगाया कि भारत में उसके उत्पादों पर ज़्यादा शुल्क वसूला जाता है। उसके बाद रूस से कच्चा तेल ना खरीदने की धमकी दी। जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो जुर्माने के तौर पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इस निर्णय पर भारत ने साफ कहा कि इस तरह का शुल्क न्यायसंगत नहीं है और वह अपने राष्ट्रीय हित से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। अब भारत के इस रुख में स्पष्ट है कि वह अमेरिका दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका भी शायद इस बात को समझ चुका है। यही वजह है कि ट्रंप ने हम भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर फिलहाल आगे नहीं बढ़ने का संकेत दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि वह अमेरिका को कंपनियों को भी चेतावनी दी कि खुद जो अमेरिका में कंपनियां उनको भी एप्पल है और कार ऑटोमेकर्स कंपनी है, फोर्ड है, शेवरलेट है, कि अपनी इकाइयों को वापस अमेरिका में लाएं जो कि असल में बाहर बना रहे हैं। इवन देखिए जो यूएस की कंपनी है ना, फोर्ड, शेवरलेट, जो खुद उनकी पेटेंट कंपनी है, एप्पल देखिए आप, ये भी मतलब प्रोडक्शन तो करते हैं यूएस में, ऐसा नहीं ये नहीं करते, मगर मेजर प्रोडक्शन अपना बाहर करते हैं। ठीक है, मेक्सिको बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग मार्केट है उनका, बहुत से पार्ट चाइना से ही आते हैं। अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता ये बिल्कुल है असर जो है अमेरिका की नीति का, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता दिखेगा। हालांकि ट्रंप ये तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका में इसका असर आयात कारोबारियों पर ही पड़ेगा, आम उपभोक्ताओं पर नहीं। मगर हम जानते हैं, देखिए टैरिफ लगने से क्या होता है, जो भी इम्पोर्टर होता है जो कि यूएस में वो सामान ला रहा है, तो अब उसको 50% अधिक शुल्क देना पड़ेगा उसके लिए। इसमें क्या हुआ, जो उसका मार्जिन बच रहा था अभी तक वो ख़त्म हो जाएगा। उसे कवर करने के लिए वो जब वो चीज़ को मार्केट में बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर $10 में बेच रहा था तो अब बढ़ा के बेचेगा, जिससे उसका मार्जिन भी निकल के आए। जैसे ही उसने दाम बढ़ा दिए वैसे ही उस प्रोडक्ट के दाम मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो पहले जो इस शर्त पर सेल हो रहा था कि मार्केट में सही रेट में मिल रहा है, अब महंगा बिकेगा। इसी कंपटीशन में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो कि इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल ही बना रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट को मात्र $10 में ही बेचेंगे। इससे क्या होगा, इंपोर्टर्स को डिस्करेज करने का प्रयास करा जा रहा है कि वो इंपोर्ट ना करें, और प्रमोट करा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सके। आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास को लेके है। सुशील कुमार सिंह साहब लिखते हैं, भारत में पंचायत को सुशासन की दृष्टि से देखें तो लोक सशक्तिकरण इसकी पूर्णता है, और लोक विकेंद्रीकरण की नज़र से देखें तो ये एक ग्रामीण सुशासन की बरपटी की पूर्ति है, जो ग्रामीण विकास के लिए कहीं अधिक जरूरी है। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है अपने आप में। इतना ही नहीं, ये गांधी के ग्राम स्वराज के अपने का बल देता है। बिल्कुल, गवर्नेंस या सुशासन
क्रांति और खुशहाली का परिचायक है, जबकि पंचायत एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्वराज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 6.65 लाख गाँव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में ग्रामीण विकास को रफ्तार देने और केंद्रित कार्यक्रमों तथा निवेशों के जरिए समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहल की गई। मसलन वर्ष 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन ब्रॉडबैंड सुविधा, जिसके लक्ष्य ये है कि कई कई योजना शुरू करी। जल जीवन मिशन हो गया, इवन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी विद्यालयों तक जो है इंटरनेट पहुंच सके। जल जीवन से क्या है, ड्रिंकेबल वाटर, कई ग्रामीण क्षेत्रों में पीने लायक पानी अच्छा ही नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर अच्छा हो सके। इसके अतिरिक्त भारतीय डाक उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एमएसएमई और स्वयं सहायता समूह का समर्थन करने वाले एक प्रमुख सार्वजनिक व्यवसाय संगठन के रूप में विकसित करना भी लक्ष्य है। अब इससे क्या, जो अब जो हमारी एमएसएमईज हैं, ये छोटे कारोबार हैं, ग्रामीण क्षेत्र में फल फूल रहे हैं, उनको कैसे हम शहर से कनेक्ट करें कि अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो देखिए, शहरों में क्या होता है, शहरों में तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हर कोई तो परचेज नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी उतने का तो फिर प्रोडक्ट ही बिक नहीं पाएगा मार्केट में। तो इसलिए भारतीय डाक इंडिया पोस्ट को और मॉडिफाई करा जा रहा है कि वो इन इन ज़रूरतों को भी पूरा कर सके ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए लॉजिस्टिक्स का काम करें। पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और समुदाय विकास कार्यक्रम इसकी नींव है। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। हम जानते हैं उसका इतिहास रहा है अपने आप में। अब पंचायत की व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का विशेष अधिकार निहित है। इसी अधिकार में उस दायित्व की पूर्ति होती है जो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत सुशासन का बहाव भरता है बिल्कुल। पंचायत इसी चीज़ को लेके अपने आप में बहुत ही गोल्डन चीज़ है, लोकल रिफॉर्म्स के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए। आगे देखते हैं। ग्रामीण बदलाव की गाड़ी रेखा खींचती वर्ष 1957 के ग्रामीण भगार नागरिक घोषणा पत्र शासन की ही शिखर था और 2005 में सूचना का अधिकार इसी का अगला अध्याय था। गवर्नेंस को लेकर हमने कई देखे हैं कि समय समय पर सरकार ने भी निरंतर प्रयास करे हैं और वो बढ़िया भी रहे हैं। अब संविधान के 73वें संशोधन में जब इस संवैधानिक रूप दिया गया, तब वर्ष 1900 राजस्थान के नागौर में यात्रा कर रही ये पंचायत रूपी संस्था नए आवामंडल से युक्त हो गई थी। देखा आपने, इतिहास में अपने आप समय समय पे इसने अपना विकास करा है। 1992 में हुए इस संशोधन को 24 अप्रैल 1953 को लागू किया गया, 93 में लागू किया गया। स्वशासन के संस्थान के रूप में इसकी व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है। क्या? पहला, संविधान में इसे स्वशासन के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका सीधा मतलब स्वायत्ता और क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण अधिकार है, फुल इंडिपेंडेंस। और दूसरा, ये प्रशासनिक संचयकरण संघीयकरण को मजबूत करता है। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्राम स्वराज का पूरा किया। मगर क्या ये बात भी पूरी शिद्दत से कही जा सकती है कि स्वतंत्र भारत की अति महत्वाकांक्षी संस्था स्थानीय शासन से परिपूर्ण है? पंचायतों में 1/3 महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था, जो मौजूदा समय में 50% तक है। देखा जाए तो 3 दशक से अधिक पुराने संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव आए हैं। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति रूढ़िवादी सोच में अच्छा खासा बदलाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह भय, संकोच और घबराहट को दूर करने में कामयाब भी रही हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है कि पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, महिलाओं को भागीदारी भी सामने आ रही है। मगर राजनीतिक माहौल भी अपराधीकरण, बहुबल, जातिवाद और ऊंच नीच आदि दुर्गुण से पंचायत भी मुक्त नहीं है। दुर्गुणों से बिल्कुल ऐसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नकारात्मक
भी पहलू हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आज मजबूत हैं। समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन सुशासन का एक कड़ी है। इसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ शोषण ना हो और सुशासन का प्रभाव हो, जिससे पंचायत में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है। पंचायत और सुशासन पर इसका प्रभाव दिखा सकता है। कई महिला प्रतिनिधि ऐसी हैं जिनको पंचायत के नियम पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 15 में इस पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटलीकरण ने भी पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए कमोबेश चुनौती पैदा की है। हालांकि देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में काफ़ी हद तक डिजिटल संपर्क बाकी है। कनेक्टिविटी करी गई है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, मगर अभी भी कुछ रिमेनिंग है, प्रयास उसमें करे जा रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। डिजिटल लेन देन में तेज़ी आई है, कागज़ों के आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है। फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिए रिमोट सेंसिंग, एआई और मॉड्यूल टूल्स का प्रयोग होने लगा है। वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ्य सेवा केंद्र में ग्रामीण महिलाओं को भी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिल्कुल, कई मिशन के माध्यम से, कई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण विकास में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जो दिख रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस जब हमने शुरुआत से जानने का प्रयास करा, डिजिटल इंडिया मिशन से लेके जितनी भी सरकार की योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, सीधे खातों में पैसा जाना इत्यादि, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, ये सब चीज़ें ग्रामीण विकास को और ग्रामीण विकास की अग्रणी हैं। ये चीज़ें आगे ले जा रही हैं ग्रामीण विकास को। ये ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं पर शासन किया जा सकता है। बीते दिन दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सब में एक प्रमुख बात यही रही है कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय हुई हैं। राज्य सरकारों का ऐसी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। गांव में विकास को रफ्तार देने में इनकी भूमिका भी बड़ी है। और पंचायतें तो देखिए अपने आप में जिस तरीके से पूरे ग्रामीण क्षेत्र को साथ में बांध के रखी हुई हैं, आगे ले जा रही हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उनका योगदान अतुलनीय है। आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत की खबरों की तरफ नज़र डालते हुए इस विश्लेषण को अंत करेंगे। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास युद्ध को लेकर ही चर्चा चल रही है, गर्मा गर्मी है कि कब ये युद्ध ख़त्म होते हैं। इसके अलावा और अति महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।